हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का गुणांकर मूल्य पढ़ेंगे। गुणांकर मूल्य हिंदी गोधूली। तो गुणांकर मूल्य हम एक दिशन से रीडिंग करेंगे। रीडिंग मतलब बिहार बोर्ड को ठिकाना नहीं है कहाँ से क्वेश्चन दे देगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम रीडिंग करते हैं, आप लोग इसको देखिए और अच्छा से समझिए। चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। गुणांकर मूल्य। गुणांकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गांव में हुआ था। गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में अमरावती जिले में और एक गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुआ था। मतलब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुआ था? ग्रामीण परिवेश में हुआ था। और शिक्षा की भाषा मराठी थी। उसके शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी में किया। मिडिल स्तर तक की पढ़ाई कहाँ तक किया था? मराठी में किया था। फिर वे वर्धा चले गए। वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी किया। 2 वर्ष तक क्या किया? नौकरी किया। साथ ही अंग्रेजी एवं हिंदी अध्ययन किया। वर्धा में जाकर क्या किया? अंग्रेजी और हिंदी में अध्ययन किया था। उसके बाद फिर वह कहाँ आए? इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक लेकर एमए तक पढ़ाई किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। इलाहाबाद में आकर वो गणित 10वीं से लेकर एमए तक वो पढ़ाई किया था। किस विषय में किया था? गणित में किया था। उसके बाद सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। तो मूल्य जी का निधन कब हुआ? 2009 में हुआ था। उसके गुणांकर मूल्य ने अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र में बड़ा व्यापक थे। अध्ययन और कार्य के क्षेत्र में क्या थे? बहुत बड़ा व्यापक कह सकते हैं। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास और पूरा लिपि शास्त्रीय और प्राचीन भारत का इतिहास एवं सांस्कृतिक जैसे विषय पर खूब लिखा है। अब हम बोल सकते हैं जो 10वीं से लेकर के और एमए तक का पढ़ाई गणित विषय में किया हो वो लेखक का काम किया, यह अचंभा का बात है। लेकिन चलिए, पिछले 25 वर्षों में उन्होंने पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषय में संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक लेखकों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशित किया था। पिछले 25 वर्षों तक मुख्यतः कितने लेख लिखे थे? 2500 लेख लिखे थे और 30 पुस्तक का प्रकाशित किया। 30 को पुस्तक प्रकाशित किया। उनकी प्रमुख कृतियाँ का नाम है, जो कृतियाँ हैं जो लिखा है उसको कृतियाँ का नाम है अक्षर की कहानी, भारत इतिहास का और संस्कृत, प्राचीन भारत का महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, और उसके बाद मेंडलीफ एवं महान वैज्ञानिक, और सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपिंग की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड का परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। गुणांकर मूल्य जी के एक मुख्य पुस्तक अक्षर कथा है। क्या है? एक अक्षर कथा है। और इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों का विस्तृत जानकारी दी है। और प्रस्तुत निबंध गुणांकर मूल्य जी की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। तो आपसे पूछेगा कि गुणांकर मूल्य जी की कहानी किससे लिया गया है? तो प्रस्तुत निबंध, ये जो निबंध लिया गया है, जो निबंध लिखा है वो गुणांकर भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। किससे लिया गया है? भारतीय। गुणांकर मूल्य का जो लिखा है नागरिक लिपि, किस लिपि से लिया है? किस चीज़ से लिया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया है। और इनकी हिंदी की अपनी लिपि नागरिक एवं देवनागरिक ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। और यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखाएं विस्तार का
प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणित एवं आख्यायित प्रस्तुत किया गया है और तकनीकी और बारीकियों एवं वितरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है और तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारी देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे के जिज्ञासा जगाने का कोशिश किया है। कौन किया है? गुणांकर मूल्य जी। चलिए अब गुणांकर मूल्य के उसके बाद जो है गुणांकर मूल्य जो लिखा है नागरिक लिपि के बारे में चलते हैं। तो नागरिक लिपि एक लिपि जिस प्रकार लिपि हम लोग बोल सकते हैं, लिपि जो हम लोग हिंदी लिखते हैं तो उसको लिपि क्या है? देवनागरिक। तो देवनागरिक लिपि के बारे में लिखा है। चलिए नागरिक लिपि के बारे में समझते हैं। चलिए जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरिक या देवनागरिक लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नागरिक या देवनागरिक लिपि। करीब 2 सदी पहले बार इस लिपि के टाइप बने थे। टाइप जिस प्रकार पहले ज़माने में लोग देखते थे टाइप राइटर का प्रयोग किया जाता था, तो टाइप राइटर बने थे। करीब 2 सदी पहले टाइप राइटर बने और इसे पुस्तक छपने लगे थे। इसमें क्या पुस्तक छपने लगे थे, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। इसमें अक्षरों में क्या हुआ? एक स्थिरता आ गई और हिंदी तथा विविध बोलियों देवनागरिक लिपि में लिखी गई जाती है। हिंदी और विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल या नेपाली और जिसे हम क्या बोलते हैं खासकुरा या उसको नेवाली भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा में नेवाली भाषा जो है इसी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा के लिपि देवनागरिक है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरिक है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त 6 अक्षर है। कितना अक्षर है? 6 अक्षर। और हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृति और प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि और इसके लिए अनेक अभिलेख अक्षर मिलता है। प्राचीन काल में देखा गया है बहुत सारे अभिलेख अक्षर क्या है? मिलता है। किसमें? देवनागरिक में। लेकिन देवनागरिक लिपि के बारे में देवनागरिक लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में यहाँ तक भी संस्कृत प्राकृतिक एवं पुस्तकें प्रकाशित होती है, ये प्राय देवनागरिक लिपि में ही छपी हुई है। किस लिपि में छपी हुई है? देवनागरिक में। वैसे विदेशों में भी कुछ पंडित और उसका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह एवं जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में और संस्कृत प्राकृतिक के उद्धरण एवं ग्रंथ छपाते हैं। लेकिन गुजराती लिपि देवनागरिक से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती जो लिपि है वो देवनागरिक लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। बंगला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की पुत्री नहीं है तो बहन अवश्य है। और हाँ, दक्षिण भारत हम कह सकते हैं दक्षिण भारत के लिपि वर्तमान नागरिक के काफ़ी भिन्न देखी देती है। दक्षिण नागरिक अगर बात करेंगे तो उसकी लिपि क्या है? दक्षिण नागरिक की लिपि वर्तमान लिपि को काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। लेकिन यह तत्व हमें सदैव स्मरणीय रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां हैं। और तमिल को मलयालम, तेलुगु को कन्नड़ भी नागरिक की तरह प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित की गई है। इस लिपि से ब्राह्मणी से ही क्या किया है? विकसित की गई है। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरिक लिपि का व्यवहार किया जाता है। अभी तक अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले दक्षिण भारत में पोथी लिखने का काम कौन लिपि से करते थे? नागरिक लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरिक लिपि के
अभी आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं, दक्षिण भारत से मिलते हैं, जो केरल उरल के साइड दक्षिण भारत में से ही मिलते हैं। और दक्षिण भारत की यह नागरिक लिपि नंदी नागरी कहलाते हैं। दक्षिण भारत के नागरिक लिपि क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। और कोकण के शिलाहार एवं मान्यखेट के राष्ट्रकूट और देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में भी हैं। अगर विजयनगर के शासकों के लेख की अगर बात करेंगे तो किस लिपि में है? नंदी नागरी में है। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों के लिपि को भी नंदी नागरी नाम दिया जाता था। और दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम एवं तेलुगु, कन्नड़ लिपि का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शाखाओं ने नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया और उसको राजस्थ या राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं जैसे 11वीं सदी में के सिक्कों पर उस नागरी अक्षर देखने को मिलने हैं। और उसमें 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों एवं जो है बीरेश्वर जैसे शब्द नागरिक लिपि में का इस्तेमाल किया जाता है। तो नागरिक लिपि को एक हम अच्छे देख सकते हैं, एक अच्छे स्तर पर नागरिक लिपि हम अधिकांश बोल सकते हैं। नागरिक नागरिक लिपि अगर अंतिम बात करेंगे सुदूर दक्षिणी से प्रांत एवं बरगुना का पलियम एवं जो है ताम्रपत्र एवं 9वीं सदी से नागरिक लिपि का भी इतना ही नहीं था। श्रीलंका के पराक्रम बाहु एवं विजय बाहु और 12वीं सदी के आदि शासकों को सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिला है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासकों के नींव एवं डालने वाले मजबूत और उसको गजनबी 11वीं सदी में पूर्वधिंग एवं लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदियों के सिक्कों को भी हमें नागरिक लिपि का शब्द देखने को मिला था। लेकिन इस सिक्कों पर एक तरफ जो है गुफी और कुफी लिपि में कमला अंतिम में होते हैं और दूसरी तरफ नागरिक लिपि की अंतिम है। नागरिक लिपि को क्या है? अंतिम है। चलिए, तो अब्बे कतमेक मोहम्मद अवतार निपति महमूद के सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू की गई थी और स्मारक में रखे हुए लगभग इस समय में दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरिक लिपि को लिखे गए शब्दों देखने को मिलता है। दक्षिण अगर चोल राजाओं को अगर हम बात करेंगे तो उसके लिपि पर भी क्या लिखी गई है इसमें। महमूद गजनबी के बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह आदि शहरों ने भी अपने सिक्कों पर नागरिक शब्दों को खुदवाई हैं। और उसके बाद बादशाह अकबर ने भी ऐसे सिक्कों चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरिक लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। अगर नागरिक लिपि के बात करेंगे तो राम सिया का चित्र क्या है? अंकित है। उत्तर भारत के अगर हम बात करेंगे उत्तर भारत में मेडाब में गुहिल और सांभर एवं अजमेर के चौधरी, कन्नौज के गाहडवाला एवं काठियावाद, गुजरात के सोलंकी, अब्बू के परमान एवं जेजाक युक्त एवं बुंदेलखंड एवं चंदेल आदि त्रिपुरा के कलचुरी एवं शासकों के लेख नागरिक लिपि में हैं। और उत्तर भारत की इस नागरिक लिपि में हमें देवनागरी के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर भारत में हम किसके नाम से जाने जाते हैं? देवनागरिक नाम से जाने जाते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी के नागरिक लिपि का प्रचलन सारे देश में था और
यह एक सामवेशिक लिपि था। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि तथा बाद में सिद्धांत लिपि का अक्षरों के सिरों पर छोड़ी जाती हैं और लकीरें या छोटे ठोस तिकोना एवं, लेकिन नागरिक लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरे पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और यह सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी लगती हैं जितनी ही अक्षरों के चौड़ाई होते हैं। और हाँ, कुछ लेखकों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोना दिखाई देते हैं। और दूसरी स्पष्ट विशेषताएं यह है कि इस प्राचीन नागरिक के अक्षर आधुनिक नागरिक से मिलने जुलते हैं और इस आसानी से थोड़ी अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। थोड़ी अभ्यास के बाद क्या कर सकते हैं, हम पढ़ा जा सकता है। लेकिन हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नागरिक और नंदी नागरिक लिपि में लेखों 8वीं सदी से मिलने जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चय समय से ही नागरिक लिपि की शुरुआत होती है। नागरिक जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों दिखाई देते हैं। पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरिक लेखों में ही दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि के नागरिक देवनागरिक एवं नंदी नागरिक हैं। नागरिक नाम से उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वान का बड़ा मतभेद है। विद्वान जो है बड़ा मतभेद है। एक का मत है कि एक का मत के अनुसार गुजरात नामक ब्राह्मण ने हमें पहले लिपि का इस्तेमाल किया और इसका विकास किया। इसका विकास कुछ इस प्रकार किया कि उसको नामक नागरिक बताया और इस मत से स्वीकार करने में अनेक अड़चना आते हैं। और एक अन्य मत है कि अनुसार बाकी नागर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरिक और इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरिक पड़ा है। स्पष्ट यह है कि संकुचित है। और महमूद अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में नागरिक लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा में कौन लिपि का इस्तेमाल होता है, नागरिक लिपि का। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागरिक एवं नागरिक नामक अस्तित्व आ चुका है। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था और इतना निश्चय है कि नागरिक शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। और उसमें पादता डी कर्म एवं नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र जो पटना है, पटना को नगर कहते थे। क्या कहते थे? पटना को नगर कहते थे। पादताड़ितकम से पटना नामक एक नामक को जानने की मिलता है। पटना नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है। कौन नाटक से जानकारी मिलता है? पादताड़ित कर्म से एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को एक नगर कहते थे। पाटलिपुत्र को क्या कहते थे? एक नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की कुछ स्थिति के बारे में देखें। भारत के उत्तर भारत के अगर हम नगर के देखें, हम जानते हैं कि अस्तित्व एवं विशेष शैली में नगर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत में किसी बड़े नगर से संबंधित हैं और असंभव नहीं है कि यह बड़े नगर प्राचीन पटना से ही हैं। पटना से चंद्रगुप्त द्वितीय एवं विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना के देवनगर भी कहा जाता होगा। और देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि का बाद देवनागरिक नामक दिया गया होगा। और लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। लेकिन हम संप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि
नागरिक नागरिक देवनागरिक नाम कैसे अस्तित्व में आया। अगर इसमें हम ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों में लिपि को नंदी नागरी कहा है। कौन? ईसा के 14वीं और 15वीं सदी में विजयनगर के शासक लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है। कौन नागरी कहा है? नंदी नागरी कहा है। और विजयनगर के राजाओं के लेख एवं कन्नड़, तेलुगु और नागरिक लिपि के मिलने जानकारी मिलता है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले पहले वेदों को लिपिबंध किया गया था और वह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरिक लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नागरिक आधुनिक नांदेड़ के लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरिक पड़ा था। लेकिन हम उसको नामकरण के इस झंझट को अधिक नहीं पढ़ना चाहिए और यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरिक लिपि को पूरे देश में व्यक्त देखते हैं और उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि था और देश में नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। देश में नागरिक लिपि की बात करेंगे तो बहुत सारे क्या है लेख मिलते हैं। इस नागरिक लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास संस्कृति के एक नए युग का शुरुआत होते हैं। भारतीय इस्लाम के संपर्क में आता है। बाद में 13वीं सदी से इस्लामिक शासकों के शासन आरंभ होता है। नए संप्रदायों अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है और हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं भी जन्म देती है। 8वीं और 9वीं सदी से आरंभ हिंदी का साहित्य मिलने लगा है और हिंदी के आदि कवि सरपात 18वीं सदी के होकर तिब्बत में हस्तशिल्प मिलने पर 10वीं-11वीं सदी से लिपि लिखने लगा। हस्तशिल्प मतलब हाथ से इस्तेमाल करके लिपि मिलने गया है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल में बहुत सारे हस्तलिपि मिला है। अगर नेपाल के बात करेंगे और भारत के जैन मंडल में भी हस्तशिल्प मतलब हाथ से इस्तेमाल करने वाले को बहुत मिले हैं। लेकिन इस काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं हैं। आर्य भाषा के प्रमुख भाषा है जैसे मराठी हो गया, बंगला हो गया आदि जन्म ले रही थी और इसी समय से ही भाषाओं के लेख भी मिलने लगा है। इसी समय में क्या है भाषा को लेख भी मिलने लगा है। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल हो गया अधिक प्राचीन है, लेकिन इस भाषाओं को लेखक भी इस समय से मिलने लगा है कि इस भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का मुख्य स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का भी खूब व्यवहार था। दक्षिण भारत में नागरिक लिपि क्या था? खूब व्यवहार था। दरअसल नागरिक का आरंभ लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे एवं दक्कन प्रदेश से ही मिला है। किसको? नागरिक का। यदि हम बात करेंगे अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नंदी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का सामायगढ़ और दानपत्र 754 ईस्वी में दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासक को नींव डाली थी और यह राष्ट्रकूट शासक का मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। इसकी मातृभाषा क्या थी? कन्नड़। परंतु ये खान देश एवं विदर्भ भी बस गए थे और दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा और इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा एवं प्राचीन एलापुर बेरुल
में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिलता है। इसमें क्या मिलते हैं? नागरिक में कुछ कृष्ण के कुछ लेख भी मिलते हैं। और नागरिक 9वीं सदी के अमोध वर्ष में प्रख्यात राष्ट्रकूटों राजा हुआ है। और इस अमोध वर्ष में राष्ट्रकूटों की नई राजधानी मान्यलेख और माललेख के नींव डाली गई है। और अमोध पर वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ एवं महाविचार्य 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह की रचना की गई है। ईसा के 8वीं सदी के पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में, कहाँ पर? पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों के राज स्थापित हो गई है। और 11वीं सदी में इनकी एक शाखा राज एवं कोल्हापुर और सातार प्रदेश में भी स्थापित हो गई है। इसमें शिलाहारों के अनेक नागरिक लेख मिलते हैं। 11वीं सदी से ही नागरिक लिपि में प्राचीन मराठी भाषाओं को लेख मिलने लगी हैं। और कुलाबीधिला के शिलाहार एवं शासक के केसीदेव एवं प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है। और इसका लिपि क्या है? नागरिक है। परंतु दीवो नागरिक रत्नागिरी जिला एवं ताम्रपट पूर्वतः मराठी है। और इसे मराठी का आघात लेख माना जाता है। नागरिक लिपि के लिखा गया ताम्रपट 1060 ईस्वी में है। कहाँ के? 1060 ईस्वी में। और कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलगोला स्थान में जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहाँ पर गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। और इस स्थान पर लिपियों को अनेक लेख मिलता है। और यह है श्री गंगा राजेद सुताले एवं करबीले श्री गंगा राजा ने परकोटा बनाया गया है। और एक अन्य नागरिक लेख लिखता है श्री चामुंडे राजे और करबीले मिलते हैं। ये लेख दक्षिण शैली के नागरिक लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र और 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ के मात्रक अक्षर के बाई के कल्याण के पश्चिम चावलुक्स एवं नरेशों के लेख में नागरिक लिपि को उल्लेख की गई है। नागरिक लिपि को उल्लेख उड़ीसा और कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली है। और कलिंग की लिपि का अस्तित्व था कि परंतु गंगवंश की कुछ शासकों को लेख नागरिक लिपि में मिलता है। नागरिक लिपि के लेख न केवल पश्चिम एवं तथा पूर्वी भारत के बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से मिलते हैं। और दक्षिण भारत में पांड्य प्रदेश में राजा बलगुन के पलियम एवं ताम्रपत्र मिलते हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू हो गई है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरिक लिपि सांस्कृतिक भाषा का लेख शुरू हुआ है। और यह ईसा के 9वीं सदी से है। 9वीं सदी का है। कब का है? 9वीं सदी का। उत्तर भारत के हम बात करेंगे। उत्तर भारत के तो पहले गुजर्ग प्रतिहार एवं राजाओं को लेखों को नागरिक लिपि देखने को मिला था। अनेक विद्वानों का मत यह है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर आए थे और ईसा की 18वीं सदी से पूर्वार्ध के अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। और उसमें मिहित भोज एवं महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुआ था। और मिहिर भोज
840 से 81 ईस्वी के ग्वालियर प्रशस्त नागरिक लिपि में संस्कृत भाषा में है। धारा नागरिक का एक परमार एवं शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास के प्रसिद्ध है, परंतु इस शासन के बहुत कम अभिलेख मिलते हैं। इस राजा के वंशवाड़ी और वेतवा दानपत्र क्रम और कोकण विजय पर तथा कोकण विजय पर्व के अवसरों पर दिया गया था। बेतवा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है और इसमें उन्हें प्रारंभिक नागरिक लेखों को संक्षिप्त एवं चर्च की गई हैं। लेखों के विभिन्न भागों में मिलता है। 12वीं सदी के बाद हमें उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरिक लिपि का इस्तेमाल करते हैं और हमें यह भी देखा गया है कि कुछ इस्लामी शासक ने अपने सिक्कों को नागरी लेख अंकित किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही पर ख़त्म होता है। उसके बाद आने वाले जो भी वीडियो है उसके हम इसके ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव लाएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। आप भगा के देखेंगे तो आपको कुछ इसमें इनकम नहीं मिलने वाला है, तब वीडियो को नहीं देखें। और वीडियो को देखने से बेनिफिट ये है कि आपको बिहार बोर्ड अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो 20 से कहूँस काट करके सेंटेंस को बना देते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक रीडिंग देखिएगा, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव को आप लगा पाइएगा। तो चलिए अगले क्लास में हम समझेंगे गुणांकर मूल्य से ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं उसको ऑब्जेक्टिव करा देंगे। और एक पार्ट और आएगा 3 पार्ट, हर एक वीडियो का 3 पार्ट आता है। एक पार्ट में उसको सारांश कराते हैं और दूसरा पार्ट में हम क्या कराते हैं, दूसरा पार्ट में उसको ऑब्जेक्टिव कराते हैं और तीसरा पार्ट में हम क्या कराते हैं, उसको सब्जेक्टिव कराते हैं। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। चलिए जय हिंद।